के वोट और आपके दुआओं से कामयाब होगा तो वो काम मजलिस पूरे करेगी जो 5 साल में समाजवादी की सरकार या फिर समाजवादी के विधायक ने नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वो बात सामने रखना चाहूंगा जो समाजवादी पार्टी ने 2012 में जब इलेक्शन हो रहे थे और समाजवादी पार्टी ने 2012 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को जारी किया। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने बहुत से वादे किए। हर सियासी पार्टी अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती है और उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो को सामने रखकर आवाम ने ये सोचा और ये उम्मीद की कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमसे वादे किए थे उसको पूरा करेगी। आपने 2012 में समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आपके दरमियान में आकर यह कहा कि हम बीजेपी को रोकेंगे, हम बीजेपी को कामयाब होने नहीं देंगे। और बहुत सी बातें थीं, मगर ये 2 अहम मुद्दे थे जिसको देखकर उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद और इस विधानसभा की आवाम ने उनके हक में अपने वोट को इस्तेमाल किया, उनको कामयाब किया और मुरादाबाद के जिले में समाजवादी पार्टी के विधायक कामयाब हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि समाजवादी का इलेक्शन मैनिफेस्टो आपके सामने में रखना चाहता हूं और फिर उन्होंने कौन से वादों को पूरा किया। यकीनन ये एक इंतखाबी मुहिम है, ये एक इंतखाबी जलसा है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे इस बात की अपील नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे मजहब के नाम पर वोट दीजिए। मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि आपने 5 साल पहले जिस पार्टी का साथ दिया था, जिसको अपने वोट से नवाजा था, जिसके उम्मीदवार को आपने विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा, जिस पार्टी को आपने वोट देकर उस पार्टी को मुख्यमंत्री का एक अजीम ओहदे पर आपने फायज किया, उस पार्टी ने उन कौन से वादों को पूरा किया। समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का वादा किया था कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिशात को वो उत्तर प्रदेश में उस पर अमलावरी करेगी। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं आज जो कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का कोई भी लीडर मेरे सवाल का जवाब दे दे और अगर वो मुझसे बहस करना चाहेगा तो उत्तर प्रदेश के किसी एक जगह का मुकाम तय कर ले, असदुद्दीन ओवैसी उस जगह पर जाकर उनसे बहस करने को तैयार है। क्या वादा किया था? अखिलेश ने वादा किया था कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी के सिफारिशात को उत्तर प्रदेश में अमलावरी होगी और फिर उसके ऊपर ऐलान हुआ कि ऐसी 85 स्कीमें हैं, उसमें से 20% हिस्सा अक़लियतों को दिया जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने खड़े होकर अर्ज कर रहा हूं कि उस 20% का जो वादा किया गया था, 85% स्कीमों में 20% अक़लियतों को दिया जाएगा, उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई, उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अगर उस पर काम हो जाता तो उत्तर प्रदेश की अक़लियतों का एक बहुत बड़ा फायदा होता। दूसरा वादा समाजवादी पार्टी ने किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि जहां जहां मुस्लिम अक़लियत के इलाके हैं वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, प्राइमरी के, अपर प्राइमरी के और उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे।
मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में उर्दू मीडियम के स्कूल नहीं खोले गए, प्राइमरी के स्कूल नहीं खोले गए, अपर प्राइमरी के स्कूल नहीं खोले गए। और आप जानते हैं कि तालीम का जो तनासुब है, 2011 के भारत सरकार के सेंसस आए और सबसे ज्यादा अगर अनपढ़ कोई मुल्क में हिंदुस्तान में है तो वो मुस्लिम अकलियत में है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़े लिखे अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने, पार्टी ने ये वादा किया था कि उर्दू मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान हमारा संविधान के आर्टिकल 29 हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी जबान का तहफ्फुज करें। और उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। ये वो जबान है जिसने आजादी की जंग में कोई बहुत बड़ा रोल हिस्सा अदा किया, और अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई मशहूर नारा हुआ तो उर्दू का नारा था, जिसको कहा लोग कहते थे कि इनकलाब जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों, संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, संविधान की दफा 29 कि जबान की हिफाजत की जाए। समाजवादी सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया था कि उर्दू स्कूल खोले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी सरकार से कि आपने उर्दू स्कूल क्यों नहीं खोले? आपने अपर प्राइमरी और प्राइमरी के स्कूल क्यों नहीं खोले? क्या आप नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर तालीम याफ्ता होकर मजबूत हों और हिंदुस्तान को मजबूत कर सकें? कहाँ गया समाजवादी का वो नारा, वो वादा जो किया गया था कि स्कूल खोले जाएंगे? मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान में तालीम एक बुनियादी राइट है, फंडामेंटल राइट है, और पार्लियामेंट में ये कानून बन चुका है कि हर बच्चा स्कूल को जाएगा और स्कूल में तालीम हासिल करेगा। समाजवादी पार्टी ने कितने स्कूल कायम किए बताओ आप? कोई रिकॉर्ड नहीं पेश कर सकते, और तालीम के ऊपर जो वादे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया। तीसरा वादा समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था कि जो बेकसूर मुसलमान बच्चे जेलों में हैं उनको न सिर्फ रिहा किया जाएगा बल्कि जिन अफसरों ने उनको गैर जरूरी डाला उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बच्चों को कंपनसेशन दिया जाएगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये समाजवादी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को सामने रखकर कह रहा हूं, ये मैं अपने जहन से नहीं बना रहा हूं बल्कि चैलेंज कर रहा हूं कि बताओ आपने कितने मासूम नौजवानों को जेल से रिहा किया, कितनों को आपने माली इमदाद की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वादे में भी समाजवादी पार्टी नाकाम साबित हुई। फिर ये वादा समाजवादी पार्टी ने किया था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं मजहब के नाम पर आपसे वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे वोट इसलिए मांग रहा हूं कि ये वादे जो किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन वादों को आपने सामने रखकर अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उसके पार्टी के उम्मीदवारों को विधायक बनाया। आज जब 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो आपका आवाम का हक बनता है कि आप उनसे पूछें कि बताओ तुमने 5 साल में हमारे से जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे किए। एक और इलेक्शन मैनिफेस्टो में अखिलेश ने वादा किया था कि मुसलमानों को पुलिस में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग कैंप कराए जाएंगे। और इलेक्शन मैनिफेस्टो के अल्फाज क्या थे? अंग्रेजी में कहा कि टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों में खुद एतमादी को बहाल किया जाएगा। बताओ समाजवादी के लोग, तुमने कितने पुलिस के ट्रेनिंग कैंप्स करवाए ताकि जो बेरोजगार नौजवान आज जो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौकरी नहीं मिलती। बताओ समाजवादी पार्टी, तुमने कितने ट्रेनिंग कैंप किए? उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस के आदाद शुमार मेरे सामने,
समाजवादी पार्टी के लोग हर थोड़ी देर को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से भी अलायंस करके लड़ने वाली है। मेरा सवाल इन दोनों से है, अरे बताओ तुमने क्या किया? आज समाजवादी सरकार इख्तिदार पर है, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, उत्तर प्रदेश के यूपी सिविल पुलिस में आप देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर 236 हैं अकलियतों के, कुल 10,190 हैं। बताओ अखिलेश, ये तुम्हारा विकास है? ये तुम्हारा विकास है कि तुमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादा किया तुम उसको पूरा नहीं कर सके? और फिर हेड कांस्टेबल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? अकलियतों के हेड कांस्टेबल 8,224 में, अकलियतों के सिर्फ 270 हैं। ये समाजवादी की आपसे मोहब्बत है, ये समाजवादी पार्टी की मोहब्बत है। मैं जानता हूं कि मेरे अल्फाज से समाजवादी के चमचों के सीने जल रहे होंगे, मगर तुम्हारा सीना जले, तुम्हारा कलेजा जले, तुम्हारा सर दर्द से फट जाए, तुमको रातों की नींद न आए, क्योंकि तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के बाद जो गरीबों से वादा किया था, तुमने उन वादों को पूरा नहीं किया। आज उनके पास कोई चेहरा नहीं है कि आवाम के दरमियान में आकर वोट का मुतालबा कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वादा किया गया था कि वक्फ की जायदादों पर जो कब्जे किए गए उसको हटा दिया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा। कानून तो नहीं बना, वक्फ की जायदादों पे कब्जे नहीं हटे, मगर समाजवादी के तमाम गुंडे जमीनों पर कब्जा करते गए, कब्जा करते गए। क्या ये बात सच है? ये बताइए आप कि समाजवादी के लोग जमीनों पर कब्जा करते थे और कोई पूछने वाला नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद को आकर तहरीर करना चाहता था तो मुरादाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता था, मगर गुंडे गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन खवालों की तरह थालियां मारता था। भाई, हमारी आवाज को दबाने के लिए परमिशन नहीं मिलता था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद कर लेता था। मगर याद रखो, जब बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो बिल्ली समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। हम देख रहे थे और आज खड़े होकर तुम्हारे सामने तुम्हारी कारकर्दगियों को बयान कर रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और वादा अखिलेश ने किया था कि जो अकलियतों की बच्चियां 10वीं क्लास की तालीम को मुकम्मल करेंगी, 10th क्लास को मुकम्मल कर लेंगे, उनको 30,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। आप खुद सोच लीजिए, हमारी बच्चियां 10वीं तालीम को मुकम्मल करें, कितनों को 30,000 रुपये मिले? जब नहीं मिले तो फिर अब क्या करेंगे आप? मेरे भाई, जब जो वादा किया वो नहीं दिया गया तो आज आपको एक मौका मिल रहा है जमहूरियत में कि आप, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपसे वादे किए, आज आपके पास एक मौका आया है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार असरार हुसैन के अपने वोट का इस्तेमाल करें। और एक लंबी फेहरिस्त है समाजवादी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की। इलेक्शन अलायंस कर रहे हैं समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी में अलायंस हो रहा है। मुझे जब ये बात सुनता हूं तो बड़ी हंसी आती, मुझे बड़ी हंसी आती। समाजवादी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि पार्टी में इख्तलाफात पैदा ना हो और अखबार में, टीवी पर बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में जो इख्तलाफ हो रहा है इससे हम मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा। हम पूछना चाहते हैं भाई साहब,
आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 55 केसेस में जो तमाम साथी थे उसमें हर मजहब के लोग थे जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट डालना है। फौजदारी 153A और 295 में हुकूमत को परमिशन देना पड़ता है, इजाजत देना पड़ता। हाय अखिलेश तुम्हारा विकास, हाय अखिलेश तुम्हारी मुस्लिम अकलियत से मोहब्बत, 3 साल से अखिलेश उनको परमिशन नहीं है। 3 साल से जो लोग जेल में गए उनके ऊपर केस चलाना, मुकदमा चलाना, और जब मजलिस का कोई रुकन जाता है, जब मासूम लोग समाजवादी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर सब पे केस बुक कर दिया जाता है। मगर जो लोग 3 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अखिलेश 3 साल से बैठे हुए हैं, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते। मीडिया के लोग हैं, हो सकता है कि कल अखबार में लिख दें या टीवी पर रात में 9 बजे चला दें कि ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दे दिया। मेरे भाई मैं क्या करूं, मेरी जबान में कड़वाहट है और इस जबान में कड़वाहट इसलिए पैदा हुई कि मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना हक चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़कर ला के दो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जमीन के अंदर के खजाने निकाल कर दो, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये संविधान है, ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि हिंदुस्तान में सब बराबर के शहरी है, हिंदुस्तान में कोई गुलाम नहीं है, हिंदुस्तान में कोई दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है, हिंदुस्तान में सबको कानून की नजर से बराबर देखा जाएगा। ये मेरी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। और जब मेरी लड़ाई पे लोग कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे दिए, हाँ शायद तुमने जिंदगी भर गाने वालों को सुना होगा, तुमने शायद जिंदगी भर चमचों की जबानों को सुना होगा, मगर आज तुमको हक की आवाज सुनना पड़ेगा, सच्चाई को सुनना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं मजलूमों के मसाइल का हल तलाश करूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अक़लियतों का बजट है, उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उसका 1% भी अक़लियतों का बजट नहीं, 1% भी। और फिर वादे करते हैं, समाजवादी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमको सांप्रदायिक यानी फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हम कांग्रेस से अलायंस कर रहे हैं। कौन सा क्या किया आपने? क्या मुरादाबाद में, क्या रामपुर में, क्या संभल में या अतराफ अकनाफ के और 2-3 जिलों में क्या अखिलेश की सरकार ने कोई हुकूमत से यूनिवर्सिटी खोली? कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां पर जाकर गरीब बच्चे पढ़े? चाहे किसी भी खानदान या पानदान का हो, वहां तो जाना पड़ेगा गरीब को। मगर मेरे भाई, ये इनके वादे ऐसे वादे हैं कि कोई वादे पूरे नहीं कर सकते। दलितों पर जुल्म होता है, दलितों को उजाड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हर रोज, बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश में 12,000 के करीब छोटे बड़े फिरका परस्त वाकयात हुए, फिरके वाराना वारदात हुए। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, वरना फिर कल अखबार में लिख देंगे कि देखो इसने फिर से भड़काऊ भाषण दे दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ना आता है ना लोगों को, जाकर पढ़ो। मैं पूरे आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर ये दलपतपुर है, वीरपुर है, सरखड़ा खास है। क्या यहां पर पीने की टांकी नहीं बनाई गई थी? पीने की टांकी बनाई गई, उसका उद्घाटन भी हो गया, मगर पानी नहीं आता।
टांकी तो बना दी अखिलेश ने, मगर पानी नहीं आता। वाह तेरा विकास अखिलेश। टांकी बना दी और कहा देखते रहिए भैया, टांकी बन गई है, अभी आएगा पानी, अभी आएगा, अभी आएगा। 5 साल हो गए, पानी आता ही नहीं है। बस टांकी को देखो, खुश हो जाओ। लखनऊ में काम ने ट्रेन बना दी। भैया जी बैठ गए, पप्पा बैठ गए, पूरा खानदान बैठ गया। ट्रेन कहां तक गई? 4 मिनट ट्रेन गई, वापिस आ गई। क्यों? आगे बना ही नहीं कुछ। मगर उत्तर प्रदेश की आवाम को बोल दिया हमने ट्रेन चला दी। हाईवे का इनॉग्रेशन किया लखनऊ से आगरा। हम बोले चलो चलते हैं, देखते हैं आखिर कहां की हाईवे है। तो हाईवे गए तो इतने बड़े बड़े खड्डे उसमें। मगर अखिलेश बोले हमने हाईवे बना दिया, स्टेडियम बनाया। अरे ये टांकी को तुमने बनाया पानी की, उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ते? तो मालूम हुआ कि बहुत कमीशन खा लिए थे सब लोग, मलाई खा लिए थे, तो पानी कहां से आएगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबरस्तान नेशनल हाईवे में चला गया। क्या खबरस्तान नेशनल हाईवे में नहीं गया? अगर वही किसी बड़े समाजवादी पार्टी के लीडर के माँ बाप की खबर होती और उसको हाईवे में ले लिया जाता तो खामोश बैठते। ऐसा होता हिंदुस्तान में कभी किसी खबरस्तान को हाईवे में नहीं लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये 5 साल का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का, और फिर अब जो समाजवादी पार्टी में नाटक चल रहा है, जो ड्रामा चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बेटा बाप का नहीं, बाप की बात नहीं मानता, बाप को बेटे पर भरोसा नहीं है, चाचा को भतीजे पर भरोसा नहीं है, ये क्या उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे? बाप और बेटे में झगड़ा, और झगड़ा किस बात का? इख्तिदार का झगड़ा है, इख्तिदार और ताकत का झगड़ा है। और हद तो ये हो गई कि अब अखिलेश कहते हैं कि मुझे साइकिल मिलनी चाहिए, वालिद कहते हैं कि नहीं साइकिल मेरी है। ये अजीब तमाशा हो रहा है मेरे भाई। एक बेटा बोलता है कि पिताजी साइकिल आपकी नहीं है मेरी है, उस साइकिल पर झगड़ा यहाँ तक पहुँच चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बाप बेटे की लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक घर में लोग अगर मुत्तहिद नहीं है तो क्या गरीब आवाम का काम कर सकते हैं। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके आने से बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। मैं आपके सामने बुजुर्गों की मौजूदगी में, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों की मौजूदगी में और अपने गयूर नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई आपने 2012 में और 2014 में आपने समाजवादी पार्टी को वोट किया कि वो बीजेपी को कामयाबी से रोकेंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से 70 पार्लिमानी सीटों पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। तो बताओ फिर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के 5 समाजवादी पार्टी के 5 अराकीन पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं, यानी ससुरे कामयाब हो जाते हैं, बहू कामयाब हो जाती है, भतीजा कामयाब हो जाता है, पर नवासा कामयाब हो जाता है भाई का, यानी पूरे 5 के 5 कामयाब हो जाते और कोई कामयाब नहीं होता तो आप और हम कामयाब नहीं होते। आप बताइए, वोट हमने दिया इनको, मगर इनके पास इतनी ताकत नहीं थी, इनके पास इतनी सोच नहीं थी कि बीजेपी को इख्तिदार पे आने से रोके। 70 सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई और फिर इल्जाम मजलिस पर लगाते हैं। 2 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? मुलायम सिंह यादव ने अपने ही भाई के बारे में कहा कि राम गोपाल यादव 5 मरतबा बीजेपी के कौमी सदर से मिले हैं अपने बहू और अपने बेटे को बचाने के लिए। क्या शिवपाल ने खत में नहीं लिखा, अपने ही भाई के बारे में लिखा कि बीजेपी से मिले रहे? मैं समाजवादी से पूछना चाहता हूं, बताओ, जब तुम अपने घर में एक दूसरे पर बीजेपी से मिलने का इल्जाम लगा रहे हो तो तुम किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की आवाम से वोट को मांग करते हो कि तुम वोट तो हम बीजेपी को रोकेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे, इनमें इतनी ताकत नहीं है। अरे जो 5 साल में अपने वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं कर सके, खानदान में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर इल्जाम लगाना ये कोई माने नहीं रखता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का संविधान है, इस संविधान और दस्तूर और आइन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मसाइल को हल कर सकें। ये संविधान हमको इजाजत देता है कि हम इज्जत की जिंदगी गुजारें। हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि नौजवानों को नौकरियां मिले। हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाजत देता है, बल्कि हुकूमतों से कहता है कि हर बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार के मौके मिलना चाहिए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारी लड़ाई है कि आपके मसाइल को हल किया जाए। मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर मजहब की दुहाई नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूँ कि 70 साल से हमने तमाम सियासी पार्टियों को वोट दिया और यही समझा कि हमारे मसाइल हल होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट तो हमारा है मगर राज किसी और का है, वोट हमारा है मगर फायदा किसी को हो रहा है, वोट तो हमारा है। इख्तिदार मिलने के बाद हमारे मसाइल को नहीं किया जाता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बेहतरीन उम्मीदवार असरार हुसैन को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, इनको वोट दीजिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग का है। रहा सवाल बीजेपी का, तो कल अखबारात और टीवी ने खबर को शाये किया था। आप और हमने, हमारे बुजुर्गों ने एक तस्वीर को देखा होगा, हिंदुस्तान के बापू महात्मा गांधी चरखे पर बैठकर चरखा चला रहे हैं। ये फोटो सब देखते हैं। एक अचानक एक नई फोटो आई कि वजीर आजम मोदी बैठकर चरखा फिरा रहे हैं। मैं देखकर ताज्जुब किया, ये क्या कर रहे हैं? बापू की जगह ले लिए, महात्मा गांधी की जगह आप बैठ गए। तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि हाँ, हरियाणा के बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा कि हाँ, मोदी महात्मा गांधी से बड़े हैं। और फिर 2 घंटे के बाद उनका दिमाग सही हुआ तो बोले नहीं नहीं, मैं बयान को वापस ले लेता हूं। अब आप बताइए मेरे भाई, ये मुल्क कहां पर जा रहा है? ये मुल्क कहां पर जाकर रुका हुआ है? और फिर यही समाजवादी की सरकार, हमारे वजीर आजम तो चरखा चला रहे हैं। ऐ समाजवादी वालों, ऐ बीजेपी वालों, हमको बताओ कि जितने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में पावर लूम है, वो पूरे के पूरे पावर लूम बंद पड़े हैं, पूरे पावर लूम बंद पड़े हैं। और फिर हमारे वजीर आजम ने 8 नवंबर के दिन नोटबंदी का ऐलान कर दिया, 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया और लोग लाइनों में खड़े हैं। तो बीजेपी के लोगों ने कहा ये लाइन में खड़े होना कोई बुरी बात नहीं है, देशभक्ति की मिसाल है। कोई बीजेपी वाला, कोई दौलतमंद लाइन में खड़ा रहता, एक गरीब 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइन में खड़ा। क्या नोटबंदी की वजह से मुरादाबाद में पीतल का कारोबार खत्म नहीं हो गया? क्या नोटबंदी की वजह से दस्तकार बेरोजगार नहीं हो गया? इतना बड़ा एक्सपोर्ट मुरादाबाद से पीतल का होता था, आज जनवरी का महीना आया पूरा खत्म हो गया। गैस पर काम होता था, पैसों पर काम होता था। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे डिजिटल कर लो, हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कैशलेस कर लो। आज नोटबंदी की वजह से मुरादाबाद में हजारों की तादाद में दस्तकार बेरोजगार हो चुके हैं। पहले चीन से मुकाबला करना पड़ रहा था, मगर आज बीजेपी ने नोटबंदी करके हजारों की तादाद में दस्तकारों को बेरोजगार कर दिया। लखनऊ में वहां पर काम होता था, उस एम्ब्रॉयडरी का काम, वहां पर भी 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए। फिरोजाबाद में ग्लास का काम होता था, वो बंद पड़े हैं। इलाहाबाद में ताले बनाए जाते थे, आज ताले बनाने वालों यूनिट्स के ऊपर ताला लग चुका है। और वजीर आजम कहती हैं कि मैंने ब्लैक मनी का खात्मा किया। कहां का ब्लैक मनी का आपने खात्मा किया? हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने कहा था 14 लाख करोड़ ब्लैक के पैसे हैं, मगर 14 लाख करोड़ पूरे बैंक में आ गए, पूरे बैंक में आ गए। तो बताइए पैसे कहां गए फिर ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा हूं कि नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान को करीब 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2,60,000 करोड़ अगर 2% जीडीपी को मान किया जाए, आज हिंदुस्तान एक माशी मुश्किलात के दौर में जाने वाला है। और हमारे वजीर आजम को उसकी फिक्र नहीं है, वजीर आजम को गरीबों की फिक्र नहीं है, वजीर आजम को मजदूरों की फिक्र नहीं है, वजीर आजम को इन छोटे छोटे यूनिट्स की फिक्र नहीं है, मगर इनको सिर्फ
वाह करने वाले, तारीफ करने वाले कि क्या आपने अच्छा काम किया। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कह रहे कि नोटबंदी से हिंदुस्तान की माशियत कमजोर पड़ जाएगी, हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान होगा। खुद मुरादाबाद जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों, जहां पर पीरजादा रोड है मुरादाबाद में, जाकर पूछिए जो उन लोगों से, उन दस्तकारों से जो दिन में 3 या 4 तांबे का वास बनाते थे और 300-400 रुपये कमाते थे, आज उनके पास कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया और कहा ब्लैक मनी का खात्मा होगा। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने ब्लैक मनी का खात्मा नहीं किया, बल्कि आपने गरीबों का पेट को काट दिया, आपने गरीबों के रोजगार को छीन लिया, आपने गरीबों से उनके खाने की रोटी उनके हाथ से छीन ली। आज गरीब परेशान है। हिंदुस्तान के वजीर आजम कहती है कि नोटबंदी से गरीब खुश है और अमीर परेशान है। अरे अमीर का कोई नुकसान ही नहीं होता। हिंदुस्तान में अगर नुकसान हमेशा होता आया है तो मजदूरों का हुआ, गरीबों का हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं जिनको लेकर हमको आगे बढ़ना है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हमको अपने मसाइल को हल करवाना है और जब तक आप अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे, हमारे समाजी, इक्तिसादी और तहजीबी मसाइल के हल के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारा नुमाइंदा जब कामयाब होगा, यहाँ पर जो आपके मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाएगा। हम हुकूमत से लड़कर स्कूल खोलेंगे, हुकूमत से लड़कर कॉलेज खोलेंगे और जो राशन आता है उस पर जो हफ्ता लिया जाता है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको बंद करा कर रखेंगे। जो गुंडागर्दी 5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे, अब ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे। इनको जो मनमानी कर रहे थे वो नहीं करने दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी पार्टी मजलिस को वोट दीजिए। मैं यहाँ पर अपने आप को मनवाने के लिए नहीं आया हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पर अपनी क़यादत को मनवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लीडर बने, आप कायद बने, आप ताकतवर बने, ताकि आपके मसाइल हल किए जा सके। बरसों आपने इनका साथ दिया, ये कुछ नहीं करने वाले। याद रखो मेरी बात को, सिर्फ वोट लेंगे और वोट के बाद भूल जाएंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज उत्तर प्रदेश में कल तक कोई मुतबादिल नहीं था। कल तक हम हालत मजबूरी में समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, हालत मजबूरी में कभी बीएसपी को वोट दे दिए, हालत मजबूरी में कभी कांग्रेस को वोट दे दिए। आज मजलिस एक मुतबादिल आपके सामने है, मजलिस एक अल्टरनेट आपके सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस अल्टरनेट को आप अपने हाथों में थाम लो, इसको अपने सीने से लगा लो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चाहता हूँ कि ये संविधान के मुताबिक हमको तमाम हुकूक मिले जो ये सियासी पार्टी हमको नहीं देना चाहती। 70 साल हो गए, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप भी हमारी रहनुमाई करिए। आपने मसाइल उठाए, आपने मुश्किलात उठाए, मगर आने वाली नस्ल को मुश्किलात उठाने का मौका मत दीजिए। हमने नाइंसाफियों का मुकाबला किया, हमने तूफानों में चिराग जलाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम ये तूफान का मुकाबला करें। यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को इक़्तिदार पर आने से रोकेंगे, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन पार्टियों का साथ दें जिन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। ये काहे की समाजवादी पार्टी जब बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटे का नहीं हुआ, तो फिर ये उत्तर प्रदेश का क्या काम कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए और 15 तारीख के दिन एक नई सुबह का आगाज करिए और दुनिया को बता दो कि इनकलाब लिखने वाले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, अपने मसाइल को कराएंगे। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का ताउन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हासिल होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज, यार जिंदा, सोबत।